आप सुन रहे हैं पिता के पत्र पुत्री के नाम, जहां हम जवाहरलाल नेहरू द्वारा जेल से अपनी बेटी इंदिरा को लिखे गए अमूल्य पत्रों को प्रस्तुत कर रहे हैं। इन पत्रों का हिंदी अनुवाद किया है हिंदी के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने और आपकी होस्ट हैं गिरिबाला जोशी। पिछले पत्र में हमने समझा कि तरह तरह की कौमें कैसे बनी। आज के पत्र में हम जानेंगे इस दुनिया में इतनी तरह की कौमें और भाषाएं कैसे बनी। नेहरू लिखते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया के किस हिस्से में पहला आदमी पैदा हुए, न हमें ये मालूम है कि शुरू में वो कहाँ आबाद हुए। शायद आदमी एक ही वक्त में कुछ आगे पीछे दुनिया के कई हिस्सों में पैदा हुए। हाँ, इसमें ज़्यादा संदेह नहीं है कि ज्यों-ज्यों बर्फ के ज़माने के बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ पिघलते और उत्तर की ओर हटते जाते थे, आदमी ज़्यादा गर्म हिस्सों में आते जाते थे। बर्फ़ के पिघल जाने के बाद बड़े बड़े मैदान बन गए होंगे, कुछ उन्हीं मैदानों की तरह जो आजकल साइबेरिया में हैं। इस ज़मीन पर घास उगाई और आदमी अपने जानवरों को चराने के लिए इधर उधर घूमते फिरते होंगे। जो लोग किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते बल्कि हमेशा घूमते रहते हैं, खानाबदोश कहलाते हैं। आज भी हिंदुस्तान में और बहुत से दूसरे मुल्कों में ये खानाबदोश या बंजारे मौजूद हैं। आदमी बड़ी बड़ी नदियों के पास आबाद हुए होंगे, क्योंकि नदियों के पास की ज़मीन बहुत उपजाऊ और खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। पानी की तो कोई कमी थी ही नहीं और ज़मीन में खाने की चीज़ें आसानी से पैदा हो जाती थी। इसलिए हमारा ख्याल है कि हिंदुस्तान में लोग सिंधु और गंगा जैसी बड़ी बड़ी नदियों के पास बसे होंगे। मेसोपोटामिया में दजला और फरात के पास, मिस्र में नील के पास और उसी तरह चीन में भी हुआ होगा। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी कौम जिसका हाल हमें कुछ मालूम है, द्रविड़ है। उसके बाद हम जैसा आगे देखेंगे, आर्य आए और पूरब में मंगोल जाति के लोग आए। आजकल भी दक्षिणी हिंदुस्तान के आदमियों में बहुत से द्रविड़ों की संतान हैं। वे उत्तर के आदमियों से ज़्यादा काले हैं, इसलिए कि द्रविड़ लोग हिंदुस्तान में और ज़्यादा दिनों से रह रहे हैं। द्रविड़ जाति वालों ने बड़ी उन्नति कर ली थी। उनकी अलग एक ज़बान थी और वे दूसरी जाति वालों से बड़ा व्यापार भी करते थे। लेकिन हम बहुत तेज़ी से बढ़े जा रहे हैं। उस ज़माने में पश्चिम एशिया और पूर्वी यूरोप में एक नई जाति पैदा हो रही थी। ये आर्य कहलाती थी। संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है शरीफ आदमी या ऊंचे कुल का आदमी। संस्कृत आर्यों की एक ज़बान थी, इसलिए इससे मालूम होता है कि वे लोग अपने को बहुत शरीफ और ख़ानदानी समझते थे। ऐसा मालूम होता है कि वे लोग भी आजकल के आदमियों की तरह ही शेखीबाज थे। तुम्हें मालूम है कि अंग्रेज अपने को दुनिया में सबसे बढ़कर समझता है। फ्रांसीसी का भी यही ख्याल है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। इसी तरह जर्मन, अमेरिकन और दूसरी जातियाँ भी अपने ही बड़प्पन का राग अलापती हैं। ये आर्य उत्तरी एशिया और यूरोप के चरागाहों में घूमते रहते थे, लेकिन जब उनकी आबादी बढ़ गई और पानी और चारे की कमी हो गई तो उन सब के लिए खाना मिलना मुश्किल हो गया। इसलिए वे खाने की तलाश में दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए मजबूर हुए। एक तरफ तो वे सारे यूरोप में फैल गए, दूसरी तरफ हिंदुस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया में आ पहुँचे। इससे मालूम होता है कि यूरोप, उत्तरी हिंदुस्तान और मेसोपोटामिया की सभी जातियां असल में एक ही पुरखों की संतान हैं, यानी आर्यों की। हालांकि आजकल उनमें बड़ा फ़र्क है। ये तो मानी हुई बात है कि इधर बहुत ज़माना गुजर गया और तब से बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो गईं और कौमें आपस में बहुत कुछ मिल गईं। इस तरह आज की बहुत सी जातियों के पुरखे आर्य ही थे। दूसरी बड़ी जाति मंगोल हैं। ये सारे पूर्वी एशिया अर्थात चीन, जापान, तिब्बत, सायम जो अब थाईलैंड के नाम से जाना जाता है और बर्मा में फैल गई। उन्हें कभी कभी पीली जाति भी कहते हैं। उनके गालों की हड्डियां ऊंची और आंखें छोटी होती हैं। अफ्रीका और कुछ दूसरी जगहों के आदमी हबशी हैं। वे न आर्य हैं न मंगोल और उनका रंग बहुत काला होता है। अरब और फिलिस्तीन की जातियाँ, अरबी और यहूदी एक दूसरी ही जाति से पैदा हुई हैं। ये सभी जातियां हजारों साल के दौरान में बहुत सी छोटी छोटी जातियों में बट गई हैं और कुछ मिलजुल गई हैं, मगर हम उनकी तरफ ध्यान न देंगे। भिन्न भिन्न जातियों के पहचान का एक अच्छा और दिलचस्प तरीका उनकी ज़बानों को पढ़ना है। शुरू में हर एक जाति की एक अलग ज़बान थी, लेकिन जो जो दिन गुजरते गए उस एक ज़बान से बहुत सी ज़बानें निकलती गईं। लेकिन ये सब ज़बानें एक ही माँ की बेटियाँ हैं। हमें उन ज़बानों में बहुत से शब्द एक से ही मिलते हैं
और इससे मालूम होता है कि उनमें कोई गहरा नाता है। जब आर्य एशिया और यूरोप में फैल गए तो उनका आपस में मेल जोल नहीं रहा। उस जमाने में न रेलगाड़ियां थी, न तार, न डाक, यहाँ तक कि लिखी हुई किताबें तक नहीं थी। इसलिए आर्यों का हर एक हिस्सा एक ही जबान को अपने अपने ढंग से बोलता था और कुछ दिनों के बाद यह असली जबान से या आर्य देशों की दूसरी बहनों से बिल्कुल अलग हो गई। यही सबब है कि आज दुनिया में इतनी जबानें मौजूद हैं। लेकिन अगर हम इन जबानों को गौर से देखें तो मालूम होगा कि वे बहुत सी हैं, लेकिन असली जबानें बहुत कम हैं। मिसाल के तौर पर देखो कि जहाँ जहाँ आर्य जाति के लोग गए वहाँ उनकी जबान आर्य खानदान की ही रही है। संस्कृत, लैटिन, यूनानी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, इटालियन और बाज दूसरी जबानें सब बहनें हैं और आर्य खानदान की ही हैं। हमारी हिंदुस्तानी जबानों में भी जैसे हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मराठी और गुजराती सब संस्कृत की संतानें हैं और आर्य परिवार में शामिल हैं। जबान का दूसरा बड़ा खानदान चीनी है। चीनी, बर्मी, तिब्बती और साइमी जबानें उसी से निकली हैं। तीसरा खानदान शेम जबान का है जिससे अरबी और इब्रानी जबानें निकली हैं। कुछ जबानें जैसे तुर्की और जापानी इनमें से किसी वंश में नहीं हैं। दक्षिणी हिंदुस्तान की कुछ जबानें जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भी उन खानदानों में नहीं हैं। ये चारों द्रविड़ खानदान की हैं और बहुत पुरानी हैं। इन शब्दों के साथ समाप्त होता है हमारा 9वां पत्र। अगले पत्र में नेहरू जी हमें बताएंगे भाषाओं का आपस में रिश्ता। इस चैनल पर आपको नेहरू जी से जुड़ी और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हम नेहरू जी के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। गिरिवाला जोशी को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।